देवभूमि उत्तराखंड के मेरे समस्त शिक्षक साथियों एवं प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि उत्तराखंड एससीईआरटी द्वारा हमारे विद्यालयों के कक्षा 6 से 9 तक के छात्र छात्राओं के लिए मिशन कोशिश कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मित्रों, यह कार्यक्रम 8 सप्ताह के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए मुख्य 5 विषयों की प्रत्येक सप्ताह वर्कशीट उपलब्ध कराई जाती है, जो हमारे छात्र छात्राओं द्वारा विद्यालयों में हल की जाती है या ऑनलाइन माध्यम से हल की जाती है। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 विषय हिंदी की वर्कशीट का हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। यह हमारी जो वर्कशीट है, सप्तम सप्ताह की वर्कशीट नंबर 7 है, जिसको हम अभ्यास पत्रक बोलते हैं। आज के जो वर्कशीट है, इसमें हम आंचलिक साहित्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। आंचलिक साहित्य क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे और इससे भलीभांति परिचित होंगे। पिछले वर्कशीट में हमने कबीरदास जी की साखियों और शब्द का अध्ययन किया था, उसको समझा था। आज हम आंचलिक साहित्य का अध्ययन प्रारंभ करते हैं 7वीं वर्कशीट, कक्षा 9 विषय हिंदी। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आंचलिक शब्द में अंचल इक प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है अंचल संबंधी। अंचल संज्ञा शब्द से विशेषण बन गया है, जिसके संस्कृत में विभिन्न अर्थ हैं। साड़ी का छोर, पल्ला आदि अर्थों के अतिरिक्त हिंदी में अंचल का सीधा और स्पष्ट अर्थ है जनपद या क्षेत्र, जो अपने आप में एक पूर्ण इकाई होता है। आंचलिक शब्द का अर्थ है क्षेत्र विशेष के सत्य का उद्घाटन करता हुआ जीवन, जो किसी एक परिवेश विशेष के नहीं वरन उस खंड की समग्र क्षेत्रीयता का प्रतीक है। आंचलिक साहित्य एक अंचल विशेष के समग्र जीवन का चित्र प्रस्तुत करता है। वहाँ के लोगों की सारी गतिविधियों, रहन सहन, लोक व्यवहार, आचार विचार को पूरी सजीवता एवं यथार्थ रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। आंचलिक साहित्य की कुछ विशेषताएं हैं, उसको हम यहाँ पर जान लेते हैं। पहली जो विशेषता है आंचलिक साहित्य की, वो है आंचलिक साहित्य का आधार अंचल या विशिष्ट क्षेत्र होता है। दूसरा जो है, विशिष्ट क्षेत्र के निवासियों का समग्र चित्रण आंचलिक साहित्य में किया जाता है। अब ये हमने गद्यांश पढ़ा। इस गद्यांश को पढ़ करके हमने गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जो है वो लिखने हैं। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा क प्रश्न है, आंचलिक शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हम चलते हैं उत्तर की ओर। आंचलिक शब्द क्या है, इसको जानते हैं। हमारा प्रश्न का उत्तर है प्रश्न संख्या 1, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। हमारा क नंबर है प्रश्न संख्या 1 का क। आंचलिक शब्द अंचल में इक प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, जिसका अर्थ है अंचल संबंधी। अंचल संज्ञा शब्द से विशेषण बन गया है, जिसके संस्कृत में विभिन्न अर्थ हैं, जैसे कि साड़ी का छोर, पल्ला आदि।
अर्थों के अतिरिक्त हिंदी में अंचल का सीधा और स्पष्ट अर्थ है जनपद या क्षेत्र, जो अपने आप में एक पूर्ण इकाई होता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं आंचलिक शब्द का अर्थ। आंचलिक शब्द का जो अर्थ है वो इस प्रकार से है, इस प्रकार आंचलिक का अर्थ है क्षेत्र विशेष के सत्य का उद्घाटन करता हुआ जीवन, जो किसी एक परिवेश विशेष के नहीं वरन उस खंड की समग्र क्षेत्रीयता का प्रतीक है। तो इसको आप अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। इसको आप यहां से लिख भी सकते हैं। आगे हम देखेंगे हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है ख, आंचलिक साहित्य किसे कहते हैं। अब आंचलिक साहित्य क्या होता है इसके उत्तर को जान लेते हैं। आंचलिक साहित्य एक अंचल विशेष के समग्र जीवन का चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें वहां के लोगों की सारी गतिविधियों, रहन सहन, लोक व्यवहार, आचार विचार को पूरी सजीवता एवं यथार्थ रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आंचलिक जो साहित्य है वो एक अंचल विशेष के समग्र जीवन का चित्र प्रस्तुत करता है, उसके पूर्ण जीवन का चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें आंचलिक साहित्य में वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों की सारी गतिविधियाँ शामिल हो जाती हैं, चाहे वहाँ का रहन सहन हो, वहाँ का आचार विचार, लोक व्यवहार, वहाँ का सुख दुख, जो भी कुछ है वो यथार्थ रूप में सजीवता के साथ ओरिजिनल रूप में, जिसको आप बोल सकते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत किया जा सकता है असली रूप में। उसी को हम आंचलिक साहित्य कहते हैं। अब यहाँ पर आगे हमारा अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या ग। प्रश्न संख्या ग क्या कहता है जी, आंचलिक साहित्य की विशेषताएं लिखिए। अब आंचलिक साहित्य की विशेषताएं यहाँ पे थी, ये आपको दिखाई दे रही है। यही विशेषताएं हमको आंचलिक साहित्य की विशेषताएं ये यहाँ पे दी हैं बॉक्स में, इनको आप लिख सकते हैं। तो आंचलिक साहित्य की विशेषताएं यहाँ पर आप देख लीजिए। आंचलिक साहित्य की ये विशेषताएं हैं जो ऊपर लिखी, वही विशेषताएं हमने यहाँ पे लिख दी हैं। आंचलिक साहित्य की विशेषताएं, नंबर 1, आंचलिक साहित्य का आधार अंचल या विशिष्ट क्षेत्र होता है। नंबर 2, विशिष्ट क्षेत्र के निवासियों का समग्र चित्रण आंचलिक साहित्य में किया जाता है। तो मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि आप कोई भी वर्कशीट को अच्छी प्रकार से समझने के लिए उस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास दूसरा गद्यांश। अब इस गद्यांश को हमने पढ़ना है प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार। अब कौन से प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। मैला आंचल एक उपन्यास है। मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु एक लेखक हुए हैं, उन्होंने ये लिखा है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर वहाँ के जीवन का अत्यंत जीवंत और मुखर चित्रण इसमें किया गया है, जो ये मैला आंचल जो उपन्यास है। अब रेणु जी के अतिरिक्त, फणीश्वर नाथ रेणु जी के अतिरिक्त भी उपन्यासकार हुए हैं। रेणु जी के अतिरिक्त हिंदी में अन्य आंचलिक उपन्यासकारों में उदय शंकर भट्ट बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। उदय शंकर भट्ट, इनका नाम भी प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने उपन्यास, जो इनके उपन्यास का नाम है सागर लहरें और मनुष्य, जो कि 1955 में लिखा गया, में मुंबई के मछुआरों के एक क्षेत्र वर्सोवा का बड़ा जीवंत चित्रण इसमें किया गया है। मुंबई के जो मछुआरे हैं उनका एक क्षेत्र है वर्सोवा। वर्सोवा का इसमें वर्णन किया गया है इस उपन्यास में, सागर लहरें और मनुष्य। एक और आंचलिक उपन्यासकार हुए हैं,
उनका नाम है रांगे राघव। ये यहाँ पे देख लीजिए, रांगे राघव। इनके उपन्यास का नाम है कब तक पुकारूं। ये 1958 में लिखा गया था, कब तक पुकारूं। इसमें राजस्थान और ब्रज भाषा, जो ब्रज की सीमा पर बसे गांव के नटों का चित्रण इसमें किया गया है। एक और जो आंचलिक उपन्यासकार हुए हैं वो है राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी जी ने एक उपन्यास लिखा है जंगल के फूल। इसमें बस्तर के जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार आपने ये गद्यांश पढ़ा। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। प्रश्न है हमारा कि प्रश्न संख्या 2 का क, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये हमने गद्यांश पढ़ा। अब यहाँ पर जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं उनके नाम लिखने, जो 4 मैंने अभी बताए, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे कौन कौन से आएगा। तो हमारा जो कौन कौन से आएंगे, तो पहले नंबर पे तो हमने बताया था कि फणीश्वर नाथ रेणु जी आएंगे, ये फणीश्वर नाथ रेणु। दूसरे नंबर पे आएंगे उदय शंकर भट्ट। तीसरे नंबर पे रांगे राघव जी हो गए, और चौथे नंबर पे हो गए राजेंद्र अवस्थी। ये 4 आंचलिक उपन्यासकार हैं प्रसिद्ध। तो यहाँ पर हम इनको लिख पाएंगे, यहाँ पर कि यहाँ पर आप इन चारों के नाम भर देंगे, पूरा इसको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देंगे। आप अलग से इसको लिख सकते हैं, उत्तर इस प्रकार से लिख पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे ये हो गया हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार जो हुए हैं उनका यहाँ पर हम वर्णन दे सकते हैं। ये हम उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से। प्रश्न संख्या 2 का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार। अब इसमें प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार कौन कौन से हुए हैं। सबसे पहले मैंने आपको नाम बताया फणीश्वर नाथ रेणु, नंबर 1। नंबर 2 उदय शंकर भट्ट। नंबर 3 रांगे राघव। और 4 हो गया राजेंद्र अवस्थी। तो इस प्रकार से आपको क्या है, ये चारों के नाम लिख डालने हैं। तो आप वैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से आप उत्तर लिख लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ख हमारा प्रश्न है, इसमें ख में आगे हम, ख है निम्नलिखित आंचलिक साहित्यकारों की रचनाओं को मंजूषा से छांटकर लिखिए। अब हमारे पास ये साहित्यकार यहाँ पर हैं, ये चारों के 4 हमारे पास यहाँ पर जो आंचलिक उपन्यासकार लेखक हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हैं। अब यहाँ से ये मंजूषा दी गई है, इसमें से हमारे पास है जंगल के फूल, मैला आंचल, कब तक पुकारूं, सागर लहरें और मनुष्य। ये हमारे पास उपन्यास हैं। तो ये हमने क्या करना है, इनके सामने यहाँ पर कौन सी पुस्तक किसकी है, कौन सी रचना किसकी है, वो यहाँ पर लिखना है इनके सामने। अब इसका उत्तर देख लेते हैं हम। उत्तर आप लिख लेंगे यहाँ से। रांगे राघव की जो रचना है उसका नाम है कब तक पुकारूं। तो आप ये नीले में मैंने दिखाया गया है कि किसके सामने। जंगल के फूल ये राजेंद्र अवस्थी की है, और मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की है, और सागर लहरें मनुष्य ये उदय शंकर भट्ट की रचना है। तो इस प्रकार से आप इनको मिला लेंगे, पूरा इसको लिख लेंगे, कौन से नंबर पे कौन सा आएगा इसको आप अपनी कॉपियों में लिख सकते हैं, और आपको याद भी इनको कर लेना चाहिए, वो भी आपके लिए उत्तम रहेगा। अब हम यहाँ पर प्रश्न संख्या ग में चलेंगे। प्रश्न संख्या ग कहते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मैला आंचल में किस क्षेत्र विशेष के जीवन का अत्यंत जीवंत चित्रण किया गया है। उनकी जो उपन्यास है मैला आंचल, उसमें किस क्षेत्र विशेष का वर्णन किया गया है। तो हम यहाँ पर उत्तर की ओर चलते हैं। ग हमारा जो है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मैला आंचल में नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर वहाँ के जीवन का
अत्यंत जीवंत और मुखर चित्रण किया गया है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ग वाले का। अब चलेंगे हम घ। अगला जो चौथा है हमारा वो है घ। वर्सोवा क्षेत्र के निवासियों का सजीव चित्रण किस रचना में किया गया है? अब ये हमने अभी पढ़ा था गद्यांश में, इसका उत्तर हम यहां से देख लेंगे। प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार उदय शंकर भट्ट जी ने अपने उपन्यास सागर लहरें और मनुष्य में मुंबई के मछुआरों के एक क्षेत्र वर्सोवा के निवासियों का बड़ा जीवंत चित्रण किया है। तो ये हमारा जो प्रश्न था, चौथा प्रश्न कि वर्सोवा के क्षेत्र के निवासियों का सजीव चित्रण किस रचना में किया गया है, तो उस रचना का नाम हमने यहाँ पे जाना सागर लहरें और मनुष्य। अब हम चलते हैं पांचवें में। पांचवा है जंगल के फूल रचना में किस क्षेत्र के निवासियों के जनजीवन का चित्रण किया गया है? कि जंगल के फूल जो रचना है उसमें किस क्षेत्र के निवासियों के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए कि जंगल के फूल को रचना है किसकी। तो जंगल के फूल रचना में प्रसिद्ध उपन्यासकार राजेंद्र अवस्थी जी ने बस्तर क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण किया है। तो ये हो गया, इसमें आ गया जंगल के फूल जो रचना है उपन्यासकार राजेंद्र अवस्थी की है और उसमें बस्तर के क्षेत्र के जीवन का चित्रण किया गया है। आगे चलते हैं, हमारे पास तीसरा गद्यांश आ गया मित्रों। तीसरा हमारा जो गद्यांश है वो क्या कहता है उसको हम पढ़ लेते हैं। तीसरे गद्यांश में हमें यहाँ पे बताया गया है उत्तराखंड के प्रसिद्ध रचनाकार। उत्तराखंड के कौन से प्रसिद्ध रचनाकार हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है गुमानी पंत जी का। गुमानी पंत का जो मूल नाम था वो मूल नाम लोक रत्न पंत बताया जाता है। जन कवि थे वो गुमानी पंत जी। जन कवि गुमानी पंत का जन्म काशीपुर वर्तमान जनपद उधम सिंह नगर आपने सुना होगा, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उनकी कृतियाँ जो रचनाएं हैं कुमाऊँ में बहुत लोकप्रिय हैं। कुमाऊँ में उनको ज़्यादा जाना जाता है, जिनमें गंगा शतक, कृष्णाष्टक, नीति शतक, शतोपदेश, ज्ञान भैषज, मंजरी आदि प्रमुख हैं। गुमानी पंत आशु कवि थे। तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का सम्यक ज्ञान रखते थे। उनके कृतित्व में औपनिवेशिक शासन के कुप्रभावों तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों की सटीक आलोचना दृष्टिगत होती है। अब बात करते हैं जो दूसरे लेखक हुए हैं उत्तराखंड के, वो हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे। बड़थवाल जी का जन्म उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में लैंसडाउन के समीप पाली नामक गांव में हुआ था। उनकी मुख्य रचनाएं रामानंद की हिंदी रचनाएं, गोरखवाणी, मकरंद, प्राणायाम, विज्ञान और कला, ध्यान से आत्मचिकित्सा तथा सूरदास जीवन सामग्री आदि उनकी जो है रचनाएं कृतियां हैं। अब ये गद्यांश मित्रों हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों की। मित्रों हमारा तीन का जो क प्रश्न है वो देखेंगे हम। तीन का क वाला प्रश्न देखिए कि उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर शीर्षक के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मैंने रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर कर रखी है, आप देख लीजिएगा। ये जो भरा गया है उसको आप देखिएगा। जैसे कि सबसे पहले हमें पूछा गया, सबसे पहले तो आप देखिए गोले में नाम दिया है गुमानी पंत जी का। ये गुमानी पंत जी का यहाँ पे गोले में नाम दे रखा है। अब गुमानी पंत के बारे में ही हमने लिखना है। गुमानी पंत जी के
का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था लोक रत्न पंत। ये देख लीजिएगा इसका। उसके बाद हम बात करते हैं गुमानी पंत जी का जन्म स्थान क्या था। तो गुमानी पंत जी के जो जन्म स्थान है वो है काशीपुर, वर्तमान उधम सिंह नगर जो जनपद है वो है। उसके बाद हम आगे गुमानी पंत जी की कृतियां कौन कौन सी हैं। तो कृतियां उनकी ये हमने यहाँ पे भर दिया है। उनकी कृतियां हैं गंगा शतक, कृष्णाष्टक, नीति शतक, शतोपदेश, ज्ञान भेषज मंजरी आदि। तो ये उनकी कृतियां हो गई। इसी प्रकार से दूसरा जब हम गोला देखेंगे, ये ख वाला हो गया। ख दूसरे गोले में आप देख रहे हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी का नाम है। अब यहाँ पर इनके बारे में देना है। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी का जन्म स्थान, तो जन्म स्थान मित्रों उत्तराखंड के गढ़वाल के क्षेत्र में लेंसडाउन के समीप पाली नामक जो गांव है वहाँ पर उनका जन्म बताया जाता है। वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पर इन्हीं के बड़थवाल जी के बारे में उपाधि, उन्होंने कौन सी उपाधि प्राप्त की, अभी हमने पढ़ा कि हिंदी में डी लिट की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। इसके बाद इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं, तो उनकी रचनाएं कौन कौन सी उन्होंने पुस्तकें लिखी। तो उनकी रचनाएं ये बॉक्स में हमने यहाँ पे दे दिया है। उनकी जो रचनाएं हैं, रामानंद की हिंदी रचनाएं, गोरखवाणी, मकरंद, प्राणायाम, विज्ञान और कला, ध्यान से आत्मचिकित्सा तथा सूरदास जीवन सामग्री आदि। मित्रों ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्या भरना है। आप इसको भर के भी लिख सकते हैं चित्र बना करके, या फिर आप डायरेक्ट इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो उत्तर कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम बता देते हैं। प्रश्न संख्या 3 के उत्तर हम बात करते हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध उपन्यासकार की। सबसे पहले प्रश्न संख्या 3 आया, शीर्षक के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति। सबसे पहले हमारे पास जो नाम आया वो है गुमानी पंत जी का। गुमानी पंत जी के बारे में सबसे पहले आप 1 नंबर पे लिखेंगे, 1 नंबर पे लिखेंगे मूल नाम। तो उनका मूल नाम ये हो गया लोक रत्न पंत। उसके बाद 2 नंबर पे जन्म स्थान, ये हो गया काशीपुर, वर्तमान उधम सिंह नगर। 3 नंबर पे हो गया कृतियां, और कृतियों में आप पूरा जो भी उनकी कृतियां हैं वो आप लिख देंगे। गंगा शतक, कृष्णाष्टक, नीति शतक, शतोपदेश, ज्ञान भेषज मंजरी आदि। ये रचनाएं आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो मित्रों जैसा कि मैंने बताया कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि चित्र बना करके यहाँ पर दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये चित्र बनाकर यहाँ पर पूरा का पूरा दे दिया गया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे में लिखने में आपको कुछ समस्या हो तो आप इस प्रकार से उत्तर लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इनके उत्तर लिख सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको आसान लगे वो आप लिखिएगा। आगे हम दूसरे वाले जो प्रश्न था उसमें ख में हमने देखा हमारे पास आए थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी का नाम हमारे पास आया। अब उनके जन्म स्थान के बारे में, उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था। तो जन्म स्थान उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में लेंसडाउन के समीप पाली गांव में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद आता है उपाधि। उपाधि जो है हिंदी में डी लिट की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। फिर आता है हमारे पास कृतियाँ। तो कृतियाँ जो कि मैंने अभी बताई आपको, रामानंद की हिंदी रचनाएं, ये रचनाएं हो गई। रामानंद की हिंदी रचनाएं गोरखवाणी, मकरंद, प्राणायाम, विज्ञान और कला, ध्यान चिंतन से आत्मचिकित्सा तथा सूरदास जीवन सामग्री आदि, ये उनकी कृतियां हो गई। तो मित्रों जैसा कि मैंने बताया अभी इससे पहले वाले में, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, ये इस तरह से रचनाएं लिख सकते हैं, या आप इस तरह से लिख पाएंगे, मेरे हिसाब से ये भी आपके लिए आसान रहेगा। तो आप इस तरह से उत्तर आप सारे पॉइंट को लिख सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। तो इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को आसानी से हल कर पाएंगे। मित्रों मेरा आपसे बार बार
अनुरोध है कि आप वर्कशीट को अच्छी प्रकार से समझने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। हम वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाते हैं आपके लिए। आपके मित्रों की मैसेज मेरे को बार बार आते हैं कि आप ये वाली वर्कशीट अपलोड कीजिए, तो मैं अपलोड करता हूं जब भी मुझे समय मिलता है। आप भी वीडियो को पूरा देखें और इसका लाभ उठाएं और वीडियो को दूसरे छात्र छात्राओं को भी प्रेषित करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई भी समस्या हो तो निसंकोच कमेंट भी करें। हम आपके लिए यहाँ पर हर समय उपलब्ध रहेंगे। आप कभी भी हमसे कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अभी इस वर्कशीट को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले सप्ताह, अष्टम सप्ताह की वर्कशीट 8वीं वर्कशीट को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।